हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर धातु एवं अधातु वाले टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस टेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं टेस्ट का सॉल्यूशन। टेस्ट के सॉल्यूशन है, टेस्ट का जो पहला प्रश्न था आपका, वो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक। ये बताना था इन चारों में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी। तो अगर इन चारों ऑप्शन में से अपन बात करें तो विद्युत के चालक दोनों हैं, कॉपर भी है और सिल्वर यानी चांदी भी है। लेकिन ये पूछा गया आपसे सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो विद्युत का या ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो है आपका क्या? Ag यानी चांदी आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन था आपका, सल्फर परमाणु के एम उपकोष में, सल्फर परमाणु के एम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी ये बताना था कि सल्फर परमाणु के एम उपकोष में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन से 3, 5, 6, 7। तो अगर अपन बात करें सल्फर परमाणु की, तो जिसका परमाणु क्रमांक होता है 16। सल्फर परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। परमाणु क्रमांक का मतलब सल्फर कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर। अब 16 नंबर पर आने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 16। इलेक्ट्रॉन कितने? 16। अगर 16 इलेक्ट्रॉनों को हम बांटें तो जो हमारे कोष होते हैं वो कोष इस तरीके से होते हैं। कौन कौन से? जैसे के, एल, एम और एन। लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 16 हैं तो पहले कोष की बात करें, हम पहले कोष की बात करते हैं तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं हमारे पास? कितने आएंगे? 2। कितने आते हैं? 2। दूसरे कोष में कितने आएंगे? 8 आते हैं अधिकतम। तो अगर इन दोनों को देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन तो के और एल में ही चले गए। अब 10 जाने के बाद 16 में से कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो एम उपकोष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। तो ये क्वेश्चन आया कहाँ से आपका? ये क्वेश्चन आया है सक्रियता श्रेणी से। कहाँ से आया था? सक्रियता श्रेणी वाले टॉपिक का क्वेश्चन है ये। और आपने पढ़ा है सक्रियता श्रेणी में धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये बताना था कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो आपकी विद्युत अभिक्रियाशीलता है वो किसकी है, फिर उससे कम और सबसे कम किसकी है। बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, मतलब पहले लिखेंगे अपन सबसे कम। तो सबसे कम जो आपकी क्रियाशीलता होती है वो आयरन की है इन तीनों में से। फिर उसके बाद इससे ज़्यादा जिंक की है और जिंक से ज़्यादा किसकी है? एल्यूमिनियम की। तो ये आपकी अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका कि यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन था आपका संचारण का। संचारण हम 2 जगह पढ़ते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 3 में है यहाँ पर इसका विवरण दिया गया है। तो ये वहीं से क्वेश्चन था, विवरण से ही बताना था कि कॉपर को आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कॉपर लंबे समय तक आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और वायु के संपर्क में रहता है तो ये वायु में उपस्थित नमी और गैसों के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। यानी जैसे ही आपका कॉपर खुले में और CO2 के संपर्क में आता है तो ये धीरे धीरे नमी के साथ क्या करता रहता है? अभिक्रिया करता रहता है। अब उस अभिक्रिया के करने से होता क्या है? उसके साथ अभिक्रिया करने से ये होता है कि इसके फलस्वरूप कॉपर की चमकीली भूरे रंग की सतह
धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे जैसे ये अभिक्रिया करता जाता है, इसके भूरे रंग की जो सतह या परत होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है और उस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। और उस पर क्या हो जाता है, एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। और जो आपका ये हरे रंग का पदार्थ होता है वो क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी CuCO3.CuOH का ऑल्टोएस। इसकी वजह से आपके जो आपका कॉपर होता है उसकी सतह पर क्या हो जाता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये आंसर लिखना था आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका, पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम। यानी देखो, पीतल आपकी एक प्रकार की मिश्र धातु है। अब पीतल में एक तो आपका क्या होता है, कॉपर होता है, दूसरी वाली धातु का नाम बताना था। तो इसके लिए आप लोगों को ट्रिक बताई जा चुकी है। ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी पिताजी। ट्रिक क्या थी, पिताजी। पी मतलब पीतल, पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा और जी मतलब जिंक। जी का मतलब क्या था, जिंक। तो देखो, पीतल किस किस के मिलकर बना होता है, पीतल आपका मिलकर बना होता है कॉपर और जिंक, यानी तांबे और जिंक से। तो एक धातु तो यहाँ लिखी थी कॉपर यानी तांबा, तो दूसरी धातु कौन सी होती है इसके अंदर, जिंक होती है। कौन सी होती है, जिंक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका, सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखना है। आपको ये तीन अधातु दिए गए थे, सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन। इन तीनों में से ये बताना था कि इनमें से कौन सा आपका जो है वो द्रव अधातु है। अधातु भी है और द्रव भी है। तो इसका जो आंसर था आपका, वो आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर चमकीला धातु पूछ लेता तो ये होता आपका आंसर आयोडीन। क्या होता, चमकीला धातु। कौन सा, आयोडीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बता दिए मैंने, पीतल में क्या होता है आपका, जस्ता यानी जिंक और कॉपर। द्रव धातु कौन सा है, ब्रोमीन, जिसे Br से लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आयोडीन, हीरा और सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताना था आपको। यानी आयोडीन, हीरा और सोडियम, आपको तीन ऑप्शन दिए गए थे। इन तीनों में से यह बताना था कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है वो आपका हीरा है। क्या है, हीरा है, जो कि क्या है, कार्बन का एक अपर रूप। क्या है, कार्बन का अपर रूप है। ठीक है। तो ये था आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि विद्युत अपघटनी परिष्करण का क्या बनाना था, चित्र बनाना था। विद्युत अपघटनी परिष्करण के चित्र में क्या होता है, चित्र में अभी बताता हूँ आपको। एनोड अशुद्ध धातु की मोटी छड़ होती है और प्लस वाली होती है। कैथोड शुद्ध धातु की पतली पट्टी और ऋण माइनस वाली। विद्युत अपघट्य क्या बार होता है, धातु के लवण का अम्लीय विलयन, जैसे कॉपर सल्फेट का। उस चित्र के अंदर की बात हो रही है। एनोड पंख क्या है, एनोड के नीचे जमा होने वाली अघुलनशील अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं, आपके एनोड पंख। अब चित्र कैसा बनाना था, तो वैसे तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि चित्र कैसा बनाना था। और ये चित्र इस तरीके का चित्र था आपका। ये है आपके विद्युत अपघटनी परिष्करण का चित्र। विद्युत अपघटनी परिष्करण का चित्र था। देखो, ये जो एनोड है वो किसका है, आपका जिंक का, अशुद्ध अशुद्ध कॉपर का है, सॉरी किसका है, अशुद्ध कॉपर का। और जो कैथोड है अशुद्ध कॉपर का, और जो कैथोड है वो शुद्ध का था। ये जो विलयन भरा हुआ है, ये जो विलयन भरा हुआ है वो किसका था, कॉपर सल्फेट का। और एनोड के नीचे ये जो अशुद्धियाँ दिखाई दे रही हैं अपन को, इनको बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं, एनोड पंख। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पर होने वाली विक्रिया क्या है, देखो कॉपर पर क्या होता है, Cu2+ होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना देता है। और विघटन क्या होता है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाता है, आपका कॉपर 2+ बन जाता है। होता क्या इस क्षेत्र के अंतर्गत, होता ये है कि जैसे जैसे आपका अशुद्ध धातु इसके अंतर्गत आता है, विलयन के अंतर्गत जितना आता है उतना ही आपके किस पर चढ़ जाता है, शुद्ध धातु यानी कैथोड पर चढ़ जाता है। जैसे मान लो हमारा 100 ग्राम यहाँ से आया, विलयन के अंदर कितना आया, 100 ग्राम, तो यहाँ से कितना चढ़ेगा, 100 ग्राम ही चढ़ेगा।
तो ये चित्र बनाना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था अपने पास, उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, वर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित करना था। क्या करना था? वर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित करना था। वर्जन क्या है? जिसको अंग्रेजी में रोस्टिंग बोलते हैं। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी जैसे ही आप सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हो तो ये अधिक ताप पर गर्म करने पर कहाँ बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। अब ऑक्साइड में बदलने के बाद इस प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्जन। अब इसका एग्जाम्पल क्या था? तो एग्जाम्पल ये था आपका जिंक सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ये था आपका वर्जन। ऐसे ही अपन बात करें किसकी? निस्तापन की। तो निस्तापन क्या होता है आपका? कैल्सिनेशन कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु या अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन। तो दोनों में आपको यही अंतर याद रखना है कि जो आपका वर्जन है वो सल्फाइड अयस्क के लिए, जबकि निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए। वर्जन के अंतर्गत वायु होती है आपकी, लेकिन निस्तापन के अंतर्गत सीमित वायु होती है जिसको अपन बोल सकते हैं अनुपस्थित होती है। अब जिंक कार्बोनेट को जैसे ही गर्म किया ये जिंक ऑक्साइड और CO2 के अंदर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये थे आपके वर्जन और निस्तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, कौन कौन सा? आघातवर्धकता और तन्यता। फिर उसके बाद खनिज और गैंग। तो आघातवर्धकता की बात करते हैं, मेलिएबिलिटी, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। उन धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धकता। और आघातवर्धनीय धातु कौन कौन सी? सोना और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, तन्यता परिभाषित करनी थी। डक्टिलिटी, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें लंबे और पतले तार खींचे जा सकते हैं। यानी धातुओं का वह गुण जिससे उनको लंबे तार या पतले तार बनाए जा सकते हैं, वह क्या कहलाता है? तन्यता। एग्जाम्पल था सोना। आपको पता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये थे आपका आघातवर्धकता और तन्यता। नेक्स्ट एग्जाम्पल थे आपके खनिज के बारे में बताना था। मिनरल्स, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज। उसी के बाद गैंग परिभाषित करें तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ, यानी जैसे ही आप पृथ्वी से खनिजों को निकालते हो तो उनके अंदर जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे मिट्टी है, रेत हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है? गैंग नाम दिया जाता है। तो ये थे आपके टेस्ट के प्रश्न जो आपको टेस्ट में पूछे गए थे, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।